सो स्टूडेंट्स, हमारा नया टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने मेंशन कर दिए हैं। कार्बोकेटाइंस, कार्बोनाइंस, फ्री रेडिकल्स, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, ये मेन टॉपिक है। ये मैं स्पेशली बोर्ड के लिए बना रहा हूँ, किसी भी एंट्रेंस के लिए नहीं है ये, ठीक है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट से। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो बेटे, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं कि जब भी हम कोई एक रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं तो उसके बीच में ना कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं, जिसके बाद हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। अब इंटरमीडिएट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो सबसे पहला जो इंटरमीडिएट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस इंटरमीडिएट का नाम है कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन। तो कार्बोकैटाइन्स क्या होते हैं? एक ऐसा कार्बन जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये बनेगा कैसे? ये बनेगा हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन से। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन, ठीक है बेटे। जब बॉन्ड ब्रेक होता है ना, वो दो तरीके से बॉन्ड ब्रेक होता है, एक होमो और एक हीट्रो। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन से ये बनता है। अब क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये तीन बॉन्ड्स ही बनाएगा, और आपको पता है एक बॉन्ड पे दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और होने चाहिए 8। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसके की पॉइंट मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल में है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है। थर्ड पॉइंट कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp2 होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कार्बोकैटाइन कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। टाइप्स। तो बेटे, जो कार्बोकैटाइन है इसकी 3 to 4 टाइप्स हैं। देखते हैं कौन सी। पहली आगे प्राइमरी। प्राइमरी कार्बोकैटाइन, जिसको हम लोग 1 डिग्री कार्बोकैटाइन भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा? जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन किसी एक कार्बन से जुड़ा होगा। यहाँ पे H लगा लीजिए, यहाँ पे आप एक कार्बन लगा सकते हैं, यहाँ पे H लगा लो। ये आपका प्राइमरी कार्बोकैटाइन हो गया। इस H कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए हम 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। इसको आप इथाइल कार्बोकैटाइन भी बोल सकते हो, ठीक। एक और भी होता है मिथाइल, उसमें C होगा, H है, H है और H। ये एक ऐसा कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आगे वो किसी कार्बन से नहीं जुड़ा, ये भी प्राइमरी कैटेगरी में आता है। सेकेंड कैटेगरी आपके पास आ जाती है सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। सो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन हमारे पास एक ऐसा कार्बोकैटाइन होता है जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और ये आगे दो कार्बन के साथ लिंकअप रहता है, ठीक है। एक इसमें हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके बाद थर्ड आपके पास आ गया टर्शरी कार्बोकैटाइन, ये 2 डिग्री। टर्शरी, टर्शरी कार्बोकैटाइन। इसमें क्या होगा? जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो आगे 3 कार्बन के साथ लिंकअप होगा। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। इसको हम लोग टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन बोलते हैं। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन। इसको हम लोग आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं, आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटाइन, ठीक है। तो ये हो गया कार्बोकैटाइन की 3 कैटेगरी। अब इसमें से क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बेटे, जितने भी, पहली बात, ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। तो अगर इसके साथ हम कोई एक ऐसा ग्रुप लगा देते हैं जो इस इलेक्ट्रॉन कार्बन को, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन दे, तो ये कार्बन स्टेबल होता जाएगा, है ना। हम ऐसा कोई ग्रुप लगा दें जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देता जाएगा, तो ये कार्बन फिर स्टेबल होता जाएगा। ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं प्लस आई ग्रुप्स, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग इसको। तो इसमें ना आपके CH3 ग्रुप्स आते हैं,
मतलब आर ग्रुप्स जिनको हम बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप्स आते हैं इसमें आपके। अब यहाँ आ जाओ, अगर हम प्राइमरी की बात करते हैं तो यहाँ पर एक CH3 लगा हुआ है, यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, तो ये कार्बन स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो जगह से प्लस आई लग रहा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो दो जगह से कार्बन को इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ मिल रहे, तो जो ज़्यादा स्टेबल हुआ। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ से तीन जगह से मिल रहा है, तो ये और भी ज़्यादा स्टेबल हो गया। इसका मतलब ये हुआ द स्टेबिलिटी ऑर्डर इज 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। ये हो गया आपका कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्ब अनाइन की, कि कार्ब अनाइन क्या होता है। सेम है बेटे, बस इसका अपोजिट मान लीजिए, कार्ब अनाइन। कार्ब एनाइन एक ऐसा कार्बन जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा, तीन बॉन्ड उसने भी बनाया होगा, मैच के साथ बना रहा हूँ पहले शुरू में, तो इसके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। ठीक है, तो बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 होता है, और sp3 हाइब्रिडेशन वही सेम पॉइंट आपको लर्न करने, और बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, जितने इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब 8 है उसमें। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हम कोई ऐसा ग्रुप लगा दें जो दे रहा है ज़बरदस्ती इसको इलेक्ट्रॉन, तो उसको अनस्टेबल करेगा। मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें CH3 CH2 पॉजिटिव, ये 1 डिग्री है, CH3 C CH3H पॉजिटिव, ये 2 डिग्री है, एंड CH3 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 ये आपका 3 डिग्री। अगर हम बात करें इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो आप बोल सकते हो सर, यहाँ पर तो हमें सामने आंसर दिख रहा है, ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है प्लस साई की वजह से, तो ये इसको अनस्टेबल कर रहा है। लेकिन यहाँ पर दो जगह से प्लस साई लग रहा है जो उसको और भी ज़्यादा अनस्टेबल कर रहा है, और यहाँ से तीन जगह से मिल रहा है, तो ये लीस्ट स्टेबल हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका कार्बो एनाइन। बट थर्ड आता है आपके पास, और ये भी आपका इलेक्ट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन से ही बनता है, इलेक्ट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन से ही बनता है। नेक्स्ट आ गया आपके पास कार्ब, कार्ब नहीं, अब कार्ब वाली कहानी खत्म। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। अब एक ऐसा कार्बन जिसके ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ये भी तीन ही बनाएगा, तो इसके बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 7 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 8 नहीं हुए, तो ये भी डेफिशिएंट हुआ, डेफिशिएंट कार्बन है। ठीक है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। ठीक है, और अगर ये डेफिशिएंट है कार्बन, तो इसके साथ भी अगर इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप में जोड़ दूं तो ये स्टेबल होता जाएगा। इसका मतलब इसका द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल्स is same as carbocations, same as carbocations, that is 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। और बनाना तो आपको पता है इसको कैसे है, 1 डिग्री को कैसे बनाओगे, CH3 यहाँ पे 2 H लगा दिए, और यहाँ पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन लगा देना फ्री रेडिकल, और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव लगा देते, वहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन शो कर देना। ये आगे आपके तीन तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो कार्बोकेटाइन मैंने बता दिया, कार्बोनाइन बता दिया, फ्री रेडिकल बता दिया। नेक्स्ट आता है आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ सिर्फ बोर्ड बोर्ड की प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट है आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, तो बेटे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये ना एक तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट यानी इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाना। मान लो आपके पास एक कार्बन की चेन है, और इसके लास्ट में आपने कोई एक ग्रुप लगा दिया हुआ है। अब ये जो ग्रुप आपने लगाया है, ये ग्रुप कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव। यहाँ से भी जाएंगे इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम पॉजिटिव, यहाँ से भी जाएंगे डेल्टा 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 पॉजिटिव।
कहने का मतलब ये है कि अगर हम कार्बन की चेन के लास्ट में कोई ऐसा ग्रुप लगा दें जो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो क्या करेगा, देन इट विड्रॉ, तब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा अपनी तरफ, विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ, विड्रॉ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, एंड उसकी वजह से क्या होगा, एंड एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, partial negative charge and acquire partial negative charge। इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या फिर आप इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। और इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, नेगेटिव आई इफेक्ट, कॉमनली आई इफेक्ट, कॉमनली आई इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को या तो अपने पास खींचेगा या तो अपने से दूर भेजेगा, यहाँ पर वो खींच रहा है तो माइनस आई इसलिए क्योंकि उसके ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव। और ऐसा इफेक्ट कौन से ग्रुप शो करते हैं, लाइक योर NO2 ग्रुप ये इफेक्ट शो करता है, साइनाइड ग्रुप ये इफेक्ट शो कर सकता है, हैलोजन आपके यही इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है, तो ये माइनस आई ग्रुप से, ठीक। अब हम बात करेंगे, सेम एक और कहानी ले लेते हैं, बिल्कुल ऐसी मिलती जुलती कहानी, कि अगर हम लोग कार्बन की एक और चेन ले लें, बट इस टाइम जो हम ग्रुप लगा रहे हैं अगर ये कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या होगा, तो उस केस में ये अपने इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट करेगा, तब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा 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 नेगेटिव, ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन इससे दूर जाएंगे। ऐसे केस में हम इस ग्रुप को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप बोलेंगे, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलेंगे। समझ में आया कौन से होते हैं ऐसे ग्रुप। और इस इफेक्ट को हम लोग नाम क्या देंगे, पहले इसको नाम देंगे प्लस साई इफेक्ट, प्लस साई इफेक्ट नाम दे देंगे, ठीक। और ऐसे ग्रुप होते हैं आर ग्रुप्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में आपको बताया था कि वो इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा था, तो आर ग्रुप्स हो गए। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो प्लस साई इफेक्ट शो करता है वो होता है आपका CH3 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 टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। अगर ये ग्रुप कार्बन की चेन में लगा होगा तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। फिर उसके बाद CH3 C CH3 और H ये लगा होगा, उसके बाद फिर CH3 C H H एंड देन CH3। ये ग्रुप्स हो गए आपके, इट इज टर्शरी ब्यूटाइल, it is isopropyl, it is ethyl and it is methyl। ये ग्रुप अगर आपकी कार्बन की चेन में लगे होंगे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ऐसे को बोला जाता है पॉजिटिव आई इफेक्ट, ठीक है। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, मैं शॉर्ट में वो भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। देखो बेटे, क्वेश्चन आ गया, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इस OH को मैं थोड़ा ओपन करके बनाता हूँ, O और H, ये आपका एसिटिक एसिड है, ठीक है। एक और ले लेता हूँ, इस यहाँ से मैं एक H कम करके कोई माइनस आई ग्रुप लगा देता हूँ, CH2 यहाँ लगा दिया मैंने फ्लोरीन, देन C डबल बॉन्ड O एंड H, इट इज अ फ्लोरोएसिटिक एसिड, फ्लोरो एसिटिक एसिड। अब है कि कौन होगा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, सबसे पहली बात ये एसिड है क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो इस बॉन्ड को जब अपनी तरफ खींच लेगा तो H रिलीज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा H पॉजिटिव और O पे नेगेटिव आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव। अब ये H निकलेगा क्यों यहाँ से, जब बॉन्ड इधर कोई खींचेगा। अब ये ध्यान से देखो, यहाँ पर बैक साइड पे ना CH3 लगा है, जिसका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस साइड, और प्लस साइड में इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं,
है ना। प्लस ए इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ शिफ्ट करता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन को तो इस तरफ, मतलब ये दोनों तो अपोजिट काम हो गए ना, एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो ये इतनी इजीली काम नहीं चलेगा, क्योंकि ओ को अगर इलेक्ट्रॉन को पीछे खींचना है तो यहाँ पर भी कोई ग्रुप ऐसा लगा होता जो खींच रहा होता पीछे की तरफ ही, तो इजिली एच निकलता। तो इसमें एच इतनी इजिली रिलीज नहीं होगा। लेकिन दूसरे केस में आप देख सकते हो, ये जो फ्लोरीन मैंने लगाया है ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये भी खींच रहा है, ऑक्सीजन भी खींच रहा है, तो ऐड हो गया सारा, है ना, सेम डायरेक्शन में, है ना। तो एच यहाँ से बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा, तो माइनस एच हो गया। अब बनेगा जो भी बनेगा, तो CH2F एंड C डबल बॉन्ड OO नेगेटिव। तो ये आपका स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया, स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया। और ये आपका थोड़ा वीकर एसिड है, ठीक है। अब इसका मतलब यहां से आपको एक रिजल्टेंट मिलता है, वो क्या, कि अगर आपके माइनस आई ग्रुप लगा हो तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। और अगर आपका प्लस आई ग्रुप लगा हो तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, और बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा फिर, अगर माइनस आई ग्रुप एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है तो बेसिक की स्ट्रेंथ को कम करेगा ना, और प्लस आई ग्रुप एसिड की स्ट्रेंथ को अगर कम कर रहा है तो वो बेसिक की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। यह क्वेश्चन देता हूं एक आप करने के लिए। मैंने क्वेश्चन लिखा, रिंग, रिंग के ऊपर लगा दिया मैंने NH2। इस रिंग का ना बेटे माइनस आई इफेक्ट होता है। फिर मैंने लिखा रिंग, ऊपर NH2 है, यहाँ पे मैंने CH3 ग्रुप लगा दिया। आपको पता है इसका प्लस से इफेक्ट होता है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ NH2 है, सॉरी। अब मैं पूछ रहा हूँ अच्छा बेस कौन है, तो आपका सीधा सा आंसर होगा सर अच्छा बेस तो यही होगा, क्योंकि इसमें प्लस से इफेक्ट लगा हुआ है। तो प्लस से ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 एंड NH2, CH3 एंड NH2। आपको पूछा जा रहा है इन दोनों में से अच्छा बेस कौन है। ये बेस है, जिसके भी नाइट्रोजन में लोन पेयर होता है ना, आपने पढ़ा है लिविस बेस, तो ये दोनों बेस है। अच्छा बेस कौन है, तो ये देखो सिंपल आंसर दिख रहा है मुझे, यहाँ पर दोनों में प्लस से ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा बड़ा लगा या छोटा लगा हुआ है, ये भी प्लस से इफेक्ट कर रहा है, ये भी प्लस से इफेक्ट कर रहा है, बट ये मिथाइल है और ये इथाइल है, इसका इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है प्लस आई का, तो ये मोर बेसिक होगा और ये लीस्ट बेसिक होगा, ठीक है। अब अगर मैं एक और क्वेश्चन का कंपैरिजन करवा दूं आपको, CH3 NH2 और रिंग और NH2, इसको बोलते हैं एनिलीन और इसको बोलते हैं मिथाइलमाइन, कौन है ज्यादा बेसिक। तो आपका आंसर अब आपको खुद देना है कमेंट बॉक्स में, इसमें से कौन होगा ज्यादा बेसिक, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हो गया आपका इंडक्टिव इफेक्ट, इसको टिक कर देता हूं मैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जो उसका नाम है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, तो बेटे हाइपर कंजुगेशन से पहले हमें रेजोनेंस पढ़ना हो, ठीक है। तो पहले मैं रेजोनेंस पढ़ाता हूँ। रेजोनेंस का मतलब होता है चोर पुलिस का खेल है बेटे। अगर कोई एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल, ठीक है, अगर एक बहुत खतरनाक क्रिमिनल है, वो अपने जो लुक्स है वो चेंज करता रहता है बार 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 बार, तो किसी उसकी एक लुक से हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, उसकी डिफरेंट लुक्स ड्रॉ करेंगे पॉसिबल, और फिर उन सब से हम एक नया स्ट्रक्चर बनाएंगे जो उसके मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता होगा, ठीक है ना। सो हम लोग वैसा ही कुछ रेजोनेंस में करते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक कंपाउंड है ना, कोई एक कंपाउंड है, वो हमें सारी प्रॉपर्टीज नहीं बता पा रहा, तो हम क्या करते हैं उसके डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, और फिर हम उन स्ट्रक्चर्स को देखते हुए उसका एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, हाइब्रिड। और जो पहले वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हम उनको कहते हैं, ठीक है। तो क्या बोला मैंने आपको कि अगर किसी एक स्ट्रक्चर से सारी प्रॉपर्टीज पता ना चल पा रही हो, मतलब अगर किसी एक स्ट्रक्चर से सारी प्रॉपर्टीज पता नहीं चल पा रही हो, तो हम उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और फिर उन्हीं स्ट्रक्चर्स से हम एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम 3 लाइंस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं हाइब्रिड
स्ट्रक्चर, ये आपको सारी प्रॉपर्टीज, ऑल प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। ठीक है, देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्ट करूंगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, तो एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं पहले। It is a organic resonance, by the way. There are two types of resonance. One is in the chemical bonding and second is in the GOC. ये आपका ऑर्गेनिक रेजोनेंस है, तो मुझे इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड लेके आपको समझाना है। ठीक है, देखो बेटे, तो मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेता हूं, रिंग। यहाँ पे मैंने लगा दिया फिनोल, बना दिया इसको मैंने, OH लगा दिया यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर्स भी होते हैं। तो ये अब मुझे फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। कैसे बनेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं वो क्या चाहिए? तो हमें एक कंडीशन चाहिए कि हमें अल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल एंड डबल बॉन्ड चाहिए। इसको कंजुगेशन कहते हैं। ठीक है, या फिर सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर भी चलेगा। ठीक है, इसको वो भी कंजुगेशन में आ सकता है। तो ये फिनोल है। अब देखते जाइए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सबसे पहले एक आपको पता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक बॉन्ड बनता है, तो यहाँ से एक पेयर इधर शिफ्ट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगी, और ये वाली डबल बॉन्ड यहाँ से आगे इस कार्बन पे चले जाएगी। तो कैसा स्ट्रक्चर बना? रिंग, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, और इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ आ गया, एक बॉन्ड यहाँ आ गया। उसके बाद ये वाला इधर आ जाएगा और ये निकल के यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और ऊपर डबल बॉन्ड OH ही रहेगा। ठीक है, फिर ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, ऊपर डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, एक लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, और भी बॉन्ड्स हैं बेटे, यहाँ पे भी है। फाइनली क्या होगा? ये इधर आएगा और ये वापस ऑक्सीजन के ऊपर ही जाएगा। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डबल हेडेड एरो से बनाना है आपने। ठीक है, ये ऐसा आया, सिंगल बॉन्ड O, यहाँ आ गया H, इसको दो लोन पेयर वापस मिल गए, एक बॉन्ड यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया और यहाँ। दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 1, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 2, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 3 एंड दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 4। आपको मैं इन स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। क्या ये स्ट्रक्चर स्टेबल है? क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है या नहीं? तो स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? पहली बात, अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है तो वो बहुत स्टेबल होता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं। अगर आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज है तो बेटे वो इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम के ऊपर होना चाहिए। जैसे आपका ऑक्सीजन है तो इसी के ऊपर होना चाहिए। अगर इसके अलावा किसी और के ऊपर हुआ तो वो स्टेबल नहीं होगा। दूसरा, चार्ज सेपरेशन नहीं होनी चाहिए। चार्ज सेपरेशन नहीं होनी चाहिए मतलब किसी एक ही मॉलिक्यूल में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक साथ नहीं होना चाहिए, वो उसको कम स्टेबल बनाता है। ठीक है, और अगर ऑल द स्ट्रक्चर्स, अगर सारे स्ट्रक्चर सेम हुए, ऑल द स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट, तो भी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। समझ में आया मैंने क्या क्या बोला? नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होना चाहिए, चार्ज सेपरेशन नहीं होनी चाहिए, सारे स्ट्रक्चर एक जैसे होने हैं। चलो चेक करते हैं इसमें। बेटा आप देखो, ये स्ट्रक्चर है ना जो ये वाला, इसमें नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी, चार्ज सेपरेशन है इसमें, और ऊपर से इसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है जो उसको कम स्टेबल बना रहा है। ये सारे एक ही जैसे हैं। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है, यानी फिनोल इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। अपने इलेक्ट्रॉन को घुमा तो रहा है वो अपनी रिंग के ऊपर, लेकिन वो इतना स्टेबल नहीं है क्योंकि उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो हम इसको कैसे स्टेबल करें? तो हमें उसका ना एक H निकालना पड़ेगा। देखो अगर मैं इसका H निकाल दूं तो क्या होगा? O पे नेगेटिव ले लिया, दो लोन पे लगा दिया, एक बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब इसने अपना H लूज कर दिया, यानी जो फिनोल था उसने अपना H लूज कर दिया, यानी अब वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। H जो लूज करते हैं वो एसिड हम पढ़ते हैं, फिनोल एसिड है। क्यों एसिड? अब आपको आंसर मिलेगा। देखो ये पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ और ये पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ, बाकी तो सेम ही बनेगा बेटे।
अब ना बेटे, अब उसका लोन पेयर नहीं मूव कर रहा है, अब जो उसका नेगेटिव चार्ज था वो मूव कर रहा है, तो यहाँ नेगेटिव आ गया। यहाँ पे अब आके आपका डबल बॉन्ड ओ, ये लोन पेयर इसके पास ही है क्योंकि इसको अपने लोन पेयर देने नहीं पड़ेंगे, जो उसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचे थे वही आगे भेज रहा है। यहाँ नेगेटिव, यहाँ डबल, यहाँ डबल, देन ये इधर आ जाएगा, यहाँ डबल, ये इधर आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, ऊपर डबल बॉन्ड हो ऐसे, देन ये यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऊपर डबल बॉन्ड ओ ऐसा, और फाइनली ये यहाँ, ओके, और ये बॉन्ड यहाँ, तो ये बन गया सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, एक डबल बॉन्ड इधर, एक इधर, एक इधर। अब देखो 1 2 3 एंड 4। अब इन स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे ना, तो इसमें कहीं पर भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ भी नहीं है। इसका मतलब ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर्स है। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि फिनोल ज़्यादा स्टेबल है या फिनोल का जब H निकाल दें, -H कर दें, तो कौन स्टेबल है? तो आपका आंसर होगा सर ये ज़्यादा स्टेबल है, इसको फिनॉक्साइड बोलते हैं, और ये फिनोल है। तो आपका फिनॉक्साइड ज़्यादा स्टेबल है ना, ज़्यादा स्टेबल। तो यहाँ से क्लियरली हमको पता चलता है वाई फिनोल इज एसिडिक इन नेचर, बिकॉज आफ्टर द लॉस ऑफ H पॉजिटिव इट फॉर्म फिनॉक्साइड विच इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल करवा देता हूँ आपको इसी की। जैसे हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और H है, ये बेटे एसिटिक एसिड है। आपको एसिटिक एसिड अगर नहीं लेना है, जनरल लेना है, तो आप जनरल भी ले सकते हो। उसके लिए आपको बस यहाँ पे R लगा देना है। R मतलब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेना है, और एक बार हम इसका H निकाल देते हैं, R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ से H निकल गया, ये आपका है कार्बोक्सिलेट आयन, और ये इसका एसिडिक नेचर भी दिखा रहा है। अब क्वेश्चन है ज़्यादा स्टेबल कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया मैंने जनरली, ठीक है, कौन है ज़्यादा स्टेबल बताइए। सो इसमें देखो ये जब इधर जाएगा ये डबल बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O एक लोन पेयर और पॉजिटिव। बेटे यहाँ पर पॉजिटिव इसलिए आ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ से आगे शिफ्ट किया। इसका मतलब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये तो स्टेबल नहीं है, कम स्टेबल है। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड स्टेबल नहीं है। लेकिन जब H निकल जाता है ना, तो क्या होगा देखो, ये नेगेटिव चार्ज आएगा इधर और ये इधर जाएगा, तो बनेगा R C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव डबल बॉन्ड O और दो लोन पेयर, ऐसा बनेगा। अब ये स्ट्रक्चर नंबर 1 था, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 था, ये स्ट्रक्चर नंबर 1 था, और ये स्ट्रक्चर नंबर 2 था। कौन है ज़्यादा स्टेबल? यही, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये ज़्यादा स्टेबल बना रहा है। और दूसरी बात, जब आप कार्बोक्सिलेट के स्ट्रक्चर्स देखोगे तो वो दोनों सेम भी हैं। देख लो, C डबल बॉन्ड O है एक, C डबल बॉन्ड O है एक, CO नेगेटिव है एक, CO नेगेटिव है एक, इसमें भी लो लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से क्लियर है कि कार्बोक्सिलेट ज़्यादा स्टेबल होता है, और उसके लिए उसको H लूज करना पड़ता है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा स्टेबल है। और आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं फिनोल से, क्योंकि इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बहुत स्टेबल हैं इनसे। ये हो गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था रेजोनेंस का। ठीक है बेटे, अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है अच्छे से, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी सेंड करिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको हाइपर कंजुगेशन करवा दिया, सॉरी रेजोनेंस करवा दिया, अब हाइपर कंजुगेशन करेंगे। बेटे हाइपर कंजुगेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस। बेसिकली हाइपर कंजुगेशन जो है, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस। इसको हम लोग बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। मैंने थोड़ी देर पहले आपको कंजुगेशन का मतलब समझाया था। कंजुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल और
डबल बॉन्ड का होना। ठीक है, अब इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसमें क्या होता है कि सिग्मा टू पाई कंजुगेशन होता है, सिग्मा टू पाई कंजुगेशन होता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में बदलता है। ठीक है, अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो दो इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन के खाली पी ऑर्बिटल में चले जाते हैं। ठीक है, अब समझते हैं बेटे इसको ध्यान से हम लोग। अगर मैं कभी एक अनसैचुरेटेड सिस्टम ले लूं, अनसैचुरेटेड सिस्टम मतलब डबल बॉन्ड वाला सिस्टम, जैसे मैंने ले लिया कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और इसके आगे मैंने एक आर ग्रुप लगा दिया, अल्काइल ग्रुप, लाइक मैंने लगा दिया CH3। ठीक है, तो ये वाला जो कार्बन है इसके आगे मैंने कुछ नहीं लगा रखा है, ये कार्बोकैटाइन बनाया मैंने। ठीक है, इसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। हम कार्बोकैटाइन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैं डबल बॉन्ड, अगर चलो मैं यहाँ पर नहीं भी लूँ ना अगर ये पॉजिटिव चार्ज, तो कोई दिक्कत नहीं, एच लगा सकते हैं आप। तो इसके साथ कितने एच लग जाएंगे बेटे, एक एच लग जाएगा। ओहो, क्या हो रहा है इसको, इसके साथ मैंने एक एच लगा दिया और इसके साथ मैंने दो एच लगा दिया। अब ये आपके पास आ गया फंक्शनल ग्रुप, दैट इज प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड के आगे जो कार्बन होता है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होते हैं उनको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ही हाइपर कंजुगेशन होगा। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर मैं इसको स्ट्रक्चर नंबर 1 मान लूं तो यहां से ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड, ये यहां से आगे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा। बेसिकली ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन थे ये इस कार्बन के एम्प्टी पी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो चुके हैं, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड आगे कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, CH, और यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो H पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐसा है जिसने कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, इसलिए इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, सिग्मा टू पाई कंजुगेशन, ये सिग्मा बॉन्ड था, अब ये पाई में बदल गया। ठीक है ना, अब देखो अभी तो फिलहाल यही वाला एच गया, अगले बार ये वाला एच जा सकता है, तो एक और स्ट्रक्चर बनेगा इसका। कैसे बनेगा, H पॉजिटिव, C H H डबल बॉन्ड C H एंड सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। ऐसा हो गया, दो बन गए स्ट्रक्चर्स। फिर तीसरे के लिए ये भी जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, तीन अल्फा हाइड्रोजन थे ना, तो तीन ही स्ट्रक्चर बने, मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट्स। हाइपर कंजुगेट्स का मतलब होता है हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, और जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर होंगे उतनी मोर स्टेबिलिटी। मोर स्टेबिलिटी कब होगी, जब मोर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे। चलिए मैं कुछ प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको इसकी। सी सम क्वेश्चंस। पहला, अगर मैं कार्बन और कार्बन के आगे डबल बॉन्ड लगा दूं और उसके आगे, अब उसके आगे कुछ नहीं लगाएंगे, दो ही एच लगाते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ दो हाइड्रोजन और इसके बैक साइड पे मैं कार्बन लगाता हूँ, और इस कार्बन के आगे मैं CH3 और CH3 लगा देता हूँ। ठीक है, अभी आपने ना इंडक्टिव इफेक्ट में एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर कहीं पर भी मैं ये वाला ग्रुप लगाता हूँ तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्ट करता है। अब यहाँ पर भी देखिए कि करेगा शिफ्ट कि नहीं करेगा हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग। सबसे पहली बात, ये आ गया आपका फंक्शनल ग्रुप, इसके आगे आ गया ये अल्फा कार्बन, ये कार्बन आ गया बीटा, ये आ गया बीटा और ये आ गया बीटा। इसमें तो अल्फा कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, इसका मतलब इसमें नो हाइपर कंजुगेशन, इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं होगी, यानी ये स्टेबल नहीं होगा, बिल्कुल स्टेबल नहीं होगा ये। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग स्टेबल नहीं है।
एक और क्वेश्चन लेते हैं। C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। एक ये एल्कीन लिया, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर भी ले लेते हैं मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मैं फिर से मिथाइल ग्रुप ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं H ले लेता हूँ। फिर मैंने ले लिया C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 ले लिया, यहाँ पर CH3 ले लिया और बाकी के दो जगह पर H ही रखा और लास्ट में मैंने C डबल बॉन्ड C ले लिया, यहाँ H रख दिया। अब मेरा क्वेश्चन है कि इन चारों एल्कीन में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? तो हमें सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने हैं। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा, तीन अल्फा, तीन अल्फा, तीन और चौदह, इसमें 12 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ये आपका फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा, यहाँ तो है नहीं, तो इसमें 3, 3, 6 एंड 3, 9, 9 हाइपर कंजुगेट्स बनेंगे। यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा, 6 हाइपर कंजुगेट। बेटे बड़ी बार डाउट होता है कि सर ये भी तो था, बट ये आपके फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से जुड़े हैं, अल्फा से नहीं जुड़े हैं। ये आ गया फंक्शनल ग्रुप, इसमें तो आगे कार्बन ही नहीं है, ये इथीन है। इसका मतलब इथीन जो है उसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं हो सकता। क्लियर हो गया होगा सबको अभी तक? इसकी हेल्प से हम लोग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी भी बता सकते हैं। देखो जैसे आपके पास C नेगेटिव ले लेता हूँ, कार्बोनाइन, CH3, CH3 पहले कार्बोकेटाइन ले लेते हैं, CH3, और एक ले लेता हूँ मैं CH3, C, CH3 और H। पूछते कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम कार्बोकेटाइन को ही फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। ये अल्फा कार्बन, 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 इसमें 6 हाइपर कंजुगेट बनेंगे और इसमें 9 हाइपर कंजुगेट्स बनेंगे। तो ये वाला मोर स्टेबल है और ये वाला लेस स्टेबल है। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कार्बोनाइन के लिए और रेडिकल के लिए भी आप इसकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, ये था बेटे आपका हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट। होप कि आपको समझ आ रहा है सबको। ध्यान से अगर उसको पढ़ोगे तो आपका बोर्ड आराम से निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, लास्ट टॉपिक है आपका न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल। बेटे बहुत सिंपल है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियो लविंग, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज लविंग कौन होगा? जिसके खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लाइक CN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, NO2 नेगेटिव। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं खुद ही पता चल गया होगा आपको। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इलेक्ट्रॉन लविंग कौन हो सकता है? जिसके खुद के ऊपर कौन सा चार्ज हो? पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन फाइल आपके पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीशीज होते हैं। ठीक है, लाइक Cl पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव। आप बोलोगे सर आपने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बना दिए, दोनों होते हैं बेटे, डोंट वरी। उसके बाद कुछ भी ले लो, पॉजिटिव लेना आपको, H पॉजिटिव, एक्सेट्रा। ये हाँ, न्यूक्लियोफाइल जनरली NU के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जनरली E के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको मेन टॉपिक जो थे इस चैप्टर के वो करवा दिया। अगर बच्चे आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और ऑफलाइन बैचेस जो 12th क्लास के लिए वो भी स्टार्ट होने जा रहे हैं March 21 से, तो आप उसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।